ये डैमेज दी सेल्फ सेल्स, तो इसी को हम बोलते हैं। और वो अपने सेल्स को जब डैमेज करेगी, देखो जब कोई भी ऑर्गन जो है वो डैमेज होगा तो ऑफ कोर्स है डिजीज हो जाएगी उस पर्सन को, है ना। तो ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस। एग्जाम्पल इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी पिल्स। सो गाइज, इस वीडियो में हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, ग्राफ्ट रिजेक्शन, एलर्जी, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बायोलॉजी पिल्स नाम से। उससे मैं शॉर्ट क्विजेस रन करती रहती हूँ जिससे आपको आपके रिवीजन में हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसे सबसे पहले जाके देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। नाउ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसप्लांट क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है। जब भी किसी पर्सन का, किसी पेशेंट का ऑर्गन खराब हो जाता है या ऑर्गन फेल हो जाता है तो हम उसको हटा के किसी और पर्सन का ऑर्गन उसके अंदर लगा देते हैं। दैट इज योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और इसी को ही हम बोलते हैं ग्राफ्ट। इस ऑर्गन को ही हम ग्राफ्ट बोल देते हैं। अब हमारी बॉडी की ना एक खास बात होती है कि ये डिफरेंशिएट कर पाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ में। मतलब ये पता लगा सकती है कि ये मेरी ऑर्गन का, ये मेरी बॉडी का ऑर्गन है और ये वाला ऑर्गन मेरी बॉडी का नहीं है। ठीक है, तो अगर हम किसी और का ऑर्गन किसी और की बॉडी में लगा देते हैं तो उसकी बॉडी पहचान जाती है कि ये मेरा नहीं है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाती है उसको, क्योंकि किल करना चाहती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कोई और घुस गया मेरी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए वो उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो कौन सी इम्यूनिटी आती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब टी सेल वाली इम्यूनिटी आती है। तो इसीलिए इस रिजेक्शन को और बॉडी जो है वो उसे रिजेक्ट कर देती है। इसी रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले, मतलब बिफोर, हम टिश्यू मैचिंग करते हैं और ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। टिश्यू मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद हम उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन हम देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी सप्रेस रहे और उस ऑर्गन को चोट ना पहुंचाए। ठीक है, और ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव का मतलब होता है कि मेरी बॉडी खुद मेहनत कर रही है और एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कुछ मेहनत नहीं करता, बस उसको बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, तो एक्टिव का अंदर देखो क्या आएगा, एंटीजन आएगा, बॉडी पहचानेगी, एंटीजन आएगा, बॉडी पहचानेगी कि ये मेरी बॉडी का एंटीजन है कि नहीं, मतलब ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। अगर नॉन सेल्फ निकला तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी। ठीक है, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी स्लो होती है। एग्जाम्पल इज वैक्सीनेशन। जब भी आप कोई वैक्सीन लगवाते हो तो वो आपकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी ही बनाती है। वो क्या करेगी, एंटीजन को डाल देगी आपकी बॉडी में और एंटीजन को बॉडी पहचानेगी कि हाँ ये तो नॉन सेल्फ है और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, मेमोरी सेल्स बनाएगी और मेमोरी सेल्स जो है फिर जब फर्दर वो एंटीजन आएगा तो अटैक करेगी उसके ऊपर। ये मैंने वैसे पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप पार्ट 2 जाके इसका देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से मिल जाती हैं। ठीक है, और अब ऐसी एंटीबॉडीज जो होंगी वो फास्ट एक्ट करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में तो टाइम ही नहीं लगा, आपने बाहर से ही दे दिया, तो इसीलिए फास्ट एक्टिंग होती है। एग्जाम्पल इज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इज व्हाट, कोलोस्ट्रम इज अ येलोइश फ्लूइड जो कि इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन पे मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, IgA एंटीबॉडीज होती है, IgA एंटीबॉडीज होती है। बॉडी में कोई भी सिक्रीशन होगी ना उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, सेकेंड आता है मदर जो है प्रेगनेंसी के दौरान अपने फीटस को वाया प्लेसेंटा के थ्रू IgG एंटीबॉडीज देती है। तो ये सारी देखो हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज एक फीटस को और एक बच्चे को मिल रहा है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ लेट्स कम टू वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की एक खास बात होती है कि ये मेमोरी इसकी बहुत शार्प होती है। अगर कोई एंटीजन आया तो वो पहचान के रखता है कि हाँ ये ऐसा दिखता है, अगर फर्दर आएगा, दोबारा आएगा तो मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। तो इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं और हम वैक्सीन लगा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वैक्सीनेशन में हम एक्चुअली में करते क्या है। देखो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन में कोई एंटीजेनिक प्रोटीन होता है या फिर इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन होता है। मतलब पैथोजन, या तो पैथोजन को आप जिंदा रखो और उसको थोड़ा इनएक्टिव कर दो, या फिर उस पैथोजन को किल कर दो।
या तो उस पैथोजन को किल कर दो, या उसको इनएक्टिव कर दो, या उसको वीकन कर दो, और या फिर आप उसका कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट ले सकते हो, उसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ले सकते हो जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करे, ठीक है, जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करे एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो वैक्सीन में हम ये सारी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कोविशील्ड वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर पूरा का पूरा वायरस नहीं है, उसके अंदर सिर्फ वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, तो वो एंटीजेनिक प्रोटीन में आ गया। वेराज कोवैक्सीन के अंदर पूरा का पूरा वायरस है जो कि वीकेंड है, ठीक है, तो उसके अंदर वीकेंड पैथोजन है, और कोविशील्ड के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं। तो ये वैक्सीन जो है हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, बॉडी पहचान जाती है कि हाँ ये तो एक नॉन सेल्फ एंटीजन है, तो बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है जो कि उस समय उस पैथोजन को किल कर देता है, ठीक है, और एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर मेमोरी बी और टी सेल्स भी बन जाते हैं, क्योंकि बॉडी अब पहचान गई है कि फर्दर अगर ये आएगा तो मुझे इसके साथ कैसे डील करना है, तो मेमोरी बी और टी सेल्स भी बन जाते हैं जो कि पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर देते हैं। जब वो पैथोजन कभी भी हमारी बॉडी के अंदर अगर आया, घुस गया, तो वो बॉडी उसको जल्दी जल्दी से मार देगी, क्योंकि मेमोरी बी और टी सेल्स हैं जिनको पता है कि हमें ऐसी एंटीबॉडीज बनानी है, तो जल्दी जल्दी से एंटीबॉडीज बना के उसे किल कर देंगी, ठीक है। तो मैसिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं, ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसी डिजीजेस होती है ना जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, अगर वो थोड़ी सी भी बॉडी के अंदर गई तो डेथ हो सकती है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर गया तो डेथ हो सकती है। जैसे कि टेटनस, स्नेक का वेनम, तो अगर किसी को स्नेक बाइट हो गई या फिर टेटनस का टॉक्सिन अंदर चला गया, टेटनस का बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको टेटनस का टॉक्सॉइड लगा देते हैं। टेटनस का टॉक्सॉइड में क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट दी टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। स्नेक वेनम के अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट दी स्नेक वेनम, ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में, क्योंकि बॉडी को कुछ करना नहीं पड़ा, उसको पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल गई, ठीक है। इससे आप ये समझ सकते हो कि वैक्सीनेशन जो होता है ना वो हमेशा एक्टिव होता है, वेराज जो इम्यूनाइजेशन होता है वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है एलर्जी। आपने बहुत बारी देखा होगा कि इसको तो धूल में खांसी आने लग जाती है, इसको जब धूल में जाते तो उसको छींक आने लग जाती है, या जब ये चीज खा लेता है तो ये उसको पचा नहीं पाता, उसको फिर एलर्जी हो जाती है इस चीज से, मतलब वो चीज उसको सूट नहीं करती। ये आपने बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखे होंगे ऐसे लोग जिनको एलर्जी होगी, ठीक है। तो एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी जो होती है ना ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स की ओवर एक्टिविटी को दिखाता है। जिस भी पर्सन को एलर्जी है ना, इसका मतलब ये है कि उसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, जो उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा है कि कोई हार्मलेस एंटीजन भी उसके अंदर घुस जाता है ना तो बॉडी उसको भी हार्मफुल समझ के उसको मारने लग जाती है, और वो इतना उसको मारती है, इतनी इम्यूनिटी बना देती है उसके अगेंस्ट कि वो खुद की बॉडी को ही हार्म करने लग जाता है, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, इट इज द एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, और इस एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? एलर्जन। इस एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? एलर्जन, क्योंकि इससे क्या हो रही है? एलर्जी हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल इज अ डस्ट, पॉलन। आप जैसे मैंने इस पिक्चर में दिखा रखा है, किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है लोगों को, किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, किसी को कोई पॉलन से एलर्जी हो जाती है, किसी को हनी से एलर्जी होती है, किसी को कोई वेजिटेबल से, किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, तो ये सारी चीजें आती है, किसी को सोया से एलर्जी होती है, तो ये सारी चीजें एलर्जी में आ जाती है। तो एलर्जी कौन सी एंटीबॉडीज की वजह से होती है? IgE एंटीबॉडीज की वजह से होती है। मास्ट सेल्स, एलर्जी के अंदर मास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ना ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, और क्या कॉज करते हैं? स्नीजिंग, छींके आने लग जाती है, वाटरी आईज, आईज में से पानी आने लग जाता है, रनिंग नोज, नाक बहने लग जाती है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं एलर्जी के अंदर। नाउ लेट्स कम टू ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी आपको बताइए। तो सेल्फ इम्यूनिटी तो मतलब कोई भी जेनेटिक या अननोन रीजंस की वजह से, अननोन रीजंस या जेनेटिक रीजंस की वजह से बॉडी जो है वो अपने खुद के सेल्स को अटैक करने लग जाती है। उसको समझ नहीं आता, वो पागल हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि ये मेरे सेल्स हैं कि बाहर के सेल्स हैं, तो वो अपने सेल्स को ही मारने लग जाती है। ये डैमेज थी सेल्फ सेल्स, तो इसी को हम बोलते हैं। और वो अपने सेल्स को जब डैमेज करेगी, देखो जब कोई भी ऑर्गन जो है वो डैमेज होगा तो ऑफ कोर्स डिजीज हो जाएगी उस पर्सन को, है ना। तो ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस। एग्जाम्पल इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, कि जैसे यहाँ पे देखो जो इस पेशेंट के जो फिंगर्स के बीच में इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स हैं,
जो कि ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स हैं, मेटाकार्पोफैलेंजियल्स, इंटरफैलेंजियल जो जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स देखो ऐसे स्वेल हो रखे हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में, ये ऐसे स्वेल हो रखे हैं, है ना, ये देखो उंगलियों के बीच के जो जॉइंट्स है वो स्वेल हो रखे हैं, तो इनको क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, विच इज ऑटो इम्यून डिजीज। इनकी बॉडी में इम्यूनिटी पागल हो गई है, इनकी बॉडी में जो है वो पागल हो गई है, वो अपने सेल्स को ही मार रही है, ठीक है। तो जेनेटिक और अननोन रीजन की वजह से जब बॉडी खुद के सेल्स को अटैक करती है तो इनको और डिजीज कॉज करती है, ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब आता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो होता है इसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन आता है, एक टिश्यूज आते हैं, सेल्स आते हैं और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आते हैं। कोई भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन आएगा, टिश्यूज आएंगे, सेल्स आएंगे और सॉल्युबल मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। देखो आप इसको ना ऐसे याद करो, ऑर्गन मतलब हम इससे आपको ना ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे क्लास 6 में, जब आपने सेल पढ़ा था कि सेल होता है, फिर उसके बाद टिश्यू होता है, फिर उसके बाद ऑर्गन होता है। तो आप ये सोच के देखो कि सेल्स के लेवल पे भी, टिश्यूज के लेवल पे भी और ऑर्गन के लेवल पे भी हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम पे काम करती है। हमारी बॉडी के पास हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी में कोई ना कोई पर्सन, मतलब कोई ना कोई चीज आ रही है, ठीक है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, और ये सेल्स जो है वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, जहां पे हमारे लिम्फोसाइट्स कितने तरीके के होते हैं, बी और टी, 2 तरीके के होते हैं, और मैंने आपको ये अपनी फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, तो जाके फर्स्ट पार्ट देखे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट्स है वो ओरिजिनेट करते हैं, वहां पे मैच्योर होते हैं और वहीं पे ही प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, अपनी सेना तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है बोन मैरो, थाइमस, जहां पे ये ओरिजिनेट करेंगे और मैच्योर करेंगे, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहां पे ये प्रोलिफरेट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे और इफेक्टर सेल्स बनेंगे और एंटीजन के साथ मिलेंगे, मतलब जिनके अगेंस्ट इनको लड़ना है उनसे मिलेंगे। कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ना इज योर होम, ये आपका घर है जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिली है, जहाँ पे आपने जन्म लिया, मतलब आपका ओरिजिनेशन हुआ और आप वहां पे ही पले बड़े, मैच्योर हुए, वहां पे आपको बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिल रखा था। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आप घर से बाहर निकले, है ना, घर से बाहर निकले, अब आपको आपकी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें खुद फेस करना है। तो जहाँ पे आप बाहर अपनी प्रॉब्लम से मिल रहे हो, वो घर के बाहर वाला एरिया, मतलब वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ऐसे ही जहां पे भी हमारे लिम्फोसाइट्स किसी एंटीजन से मिलते हैं, मतलब अपनी प्रॉब्लम से मिलते हैं, मतलब जिनके अगेंस्ट उनको फाइट करना है उनसे मिलते हैं, उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और कहाँ पे ये कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टिनल अपेंडिक्स में होता है, मैंने पियर्स पैचेस के बारे में भी आपको बताया हुआ है। फिर स्प्लीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लिम्फ नोड के बारे में जान लेते हैं, बोन मैरो, थाइमस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है अपनी सेकेंड वीडियो में, तो आप उससे जाके देखें। तो स्प्लीन क्या होता है, देखो स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को ना फिल्टर का काम करता है, ब्लड का फिल्टर होता है ये, ठीक है, छन्नी का काम करता है। ब्लड के अंदर कोई भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहा है या फिर कोई डैमेज्ड आरबीसी घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये उन्हें भी फिल्टर कर देता है, मतलब उनको ब्लड में से निकाल देता है और छना हुआ ब्लड जाने देता है, ठीक है। और स्प्लीन को हम रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दोनों ही स्प्लीन है। फिर आता है लिम्फ नोड, जैसे स्प्लीन हमारे ब्लड को फिल्टर करता है ऐसे ही लिम्फ नोड हमारे लिम्फ को फिल्टर करता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, ये गोल सा होता है। देखो मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ, देखो ऐसे ना हमारी बॉडी में ना ये लिम्फ वेसल्स होती हैं, और इनके अंदर आपको ना ये जो छोटी छोटी ब्लू डॉट्स दिख रही है ना, दीज आर योर लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड होती हैं। अब आता है लिम्फॉइड टिश्यूज। लिम्फॉइड टिश्यूज क्या होंगे आपके, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जैसे कि माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो माल्ट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इज माल्ट, ठीक है। अब इम्यून सेल्स के बारे में तो आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पार्ट 1 के अंदर,
कि NK सेल्स, T सेल्स, B सेल्स, ये सारे आपके मैक्रोफेजेस, ये सारे आपके क्या है, इम्यून सेल्स हैं। और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो जाके उसे चेक करें। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। DPT वैक्सीन प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, बोथ A and B? करेक्ट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बायोलॉजी टिल्स।